Hello students, welcome to ExcelShare, your go-to channel for mastering physics with clarity and fun. In this video, we will explore the basics of electric charge, what it is, its fundamental properties, and why it's the foundation of so much in physics. Whether you are a class 12 student diving into the NCERT syllabus or just curious about how the universe works, this video is perfect for you. We will keep it simple, intuitive, and packed with examples to spark your curiosity. And if you are new to ExcelShare, you are in for a treat. This is the perfect starting point to understand physics like never before. And if you are a returning learner, let's build on what you know and dive deeper into the magic of electricity. So grab a notebook, hit that subscribe button, and let's get charged up for learning. Let's begin. So students, you can see I have highlighted few statements from the physics part 1 of class 12th. And here I have made few points. So I will be reading these important statements and after that I will be explaining them on the right hand side. All right. So all of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. आपने देखा होगा जब भी आप ठंडी के सीज़न में या फिर ड्राई वेदर जिसको आप कह सकते हो, क्योंकि ठंड के सीज़न में ह्यूमिडिटी उतनी नहीं होती है तो ड्राई वेदर ही होता है। तो जब भी आप ड्राई वेदर में जब अपना स्वेटर निकालते हो तो आपको हमेशा क्रैकल साउंड आता है, राइट? या फिर आप स्पार्क देखते हो, राइट? और आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब भी आप किसी कार के डोर का हैंडल आप टच करते हो या फिर आप किसी वाटर टैप को आप टच करते हो तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस? एंड ऑल्सो यू हैव ऑल्सो सीन द लाइटनिंग इन स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, राइट? आंधी के टाइम में भी बिजली चमकती है बहुत तेज़ी से। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी विच वेयर वंस एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस। ऐसा होता है कि है जैसे अभी आप ध्यान दो कि ठंडी के सीजन में जब भी आप मेटल टैप्स को टच करते हो तो आपको कभी कभी झटका लगता है, राइट? तो होता क्या है, जब भी आप ड्राई वेदर में जब भी आपके मान लो फिंगर टिप्स हैं वो किसी इंसुलेटिंग सर्फेसेस से अगर रब कर रहे हैं तो आपकी जो फिंगर टिप्स है ना वो चार्ज हो जाते हैं। और जब वो चार्ज हो जाते हैं और जब भी आप मेटल टैप टच करते हो तो उन चार्जेस को एक पाथ मिल जाता है फ्लो करने के लिए। और चूंकि जो मेटल टैप्स होते हैं उन वो प्लम्बिंग की वजह से अर्थ से एकदम ग्राउंडेड होते हैं, तो इसकी वजह से जो चार्जेस होते हैं आपके फिंगर टिप्स पे उनको पूरा एक फ्लो मिल जाता है फ्लो करने के लिए। इसी वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, राइट? और ये जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन एट फिंगर टिप्स बिकॉज ऑफ रबिंग विथ इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन ड्राई वेदर, राइट? एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू आवर बॉडी व्हेन वी टच मेटल टैप्स और कार डोर हैंडल्स। कभी कभी इस फेनोमेन को हम ये भी बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपके मन में यह रहा होगा कि इफ चार्जेस आर मूविंग देन वाई वी आर कॉलिंग देम स्टैटिक, वाई वी आर कॉलिंग स्टैटिक चार्जेस। सी, जब तक फ्लो नहीं हो रहा है तो वो चार्जेस आपके फिंगर टिप्स पे या फिर किसी और मटेरियल के ऊपर वो स्टे करते हैं, दे आर देयर ओनली। स्टैटिक का मतलब समथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। समय या समय के हिसाब से उनकी पोजीशन या फिर उनके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक बोल रहे हैं। तो चार्जेस आर स्टैटिक अंटिल दे गेट पाथ फॉर डिस्चार्ज। जब तक उनको पाथ नहीं मिलता है फ्लो करने के लिए तब तक वो स्टैटिक ही कहलाते हैं, इसलिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं या फिर स्टैटिक चार्जेस बोल रहे हैं। एंड देयर इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इन विच वी study the forces, fields and potentials arising from these static charges. Okay, so electrostatics is the field in which we study forces, fields and potentials arising from steady charges. मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसमें you can get the idea कि स्टैटिक मतलब होता है क्या है? दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। अगर किसी फ्लोर पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूँ और उसको वैसा ही छोड़ दूँ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। आप ये देखोगे जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हो या फिर आप उसको किसी और चीज़ से उसके शेप को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं करते हो तब तक उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसका शेप या साइज वैसा का वैसा ही रहता है। इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं? हम स्टैटिक बोलते हैं। एंड देन we come to the definition of electric charge. See, electricity is coined from the term Greek word electron, okay, which also means amber. And amber क्या होता है? आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी पेड़ पे आपने ऐसा एक मटेरियल देखा होगा, राइट?
तो इसी को एम्बर बोलते हैं। ओके, इसी को एम्बर बोलते हैं। अब चार्जेस को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड देन वी विल गेट टू नो व्हाट अ चार्ज रियली इज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फिगर 1.1 आई हैव made few cases here, okay, and I will describe them one by one. In this experiment what we are doing that we are taking 2 glass rods, 2 plastic rods, 2 silk cloth or wool cloth, and we are taking cat's fur, okay, billi ka bal, and then we are doing something with them and then we will know what the charges are. Okay, in case 1 when the 2 glass rods are rubbed with silk, आप किसी सिल्क थ्रेड या फिर वूल के थ्रेड से अगर आप उन दोनों ग्लासेस को आपस में रब कर दो और फिर उसके बाद आप रॉड 1 और रॉड 2 को आपस में क्लोज लेके आओ। क्या करो, क्लोज लेके आओ। डू नॉट मेक देम फिजिकली टच ईच अदर, ओनली ब्रिंग देम क्लोज। उनके बीच में कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स का आप गैप रखो। देन यू विल फाइंड दैट कि रॉड 1 एंड रॉड 2 आर रिपेलिंग ईच अदर। ओके, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर वही रॉड 1 को वूल की स्ट्रैंड 1 मतलब स्ट्रैंड मतलब धागा, आप वूल के धागे से आप उसके पास में लेके आओगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। उसी तरीके से रॉड 2 वूल स्ट्रैंड 2 से अट्रैक्ट करेगा। ओके, लेकिन जो ऊन का धागा है, वूल स्ट्रैंड है या फिर सिल्क का स्ट्रैंड है, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, वी विल गेट टू नो अबाउट दिस इन फ्यू मिनट्स। तो ग्लास रॉड्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, वूल स्ट्रैंड्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, बट ग्लास रॉड और वूल स्ट्रैंड के बीच में आपस में अट्रैक्शन हो रहा है। केस 2 हम देखते हैं, 2 प्लास्टिक रॉड्स रब विथ कैट्स फर। हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक रॉड्स को बिल्ली के बाल से रब कर रहे हैं। देन वी सी दैट रॉड 1 एंड रॉड 2, प्लास्टिक रॉड 1 एंड प्लास्टिक रॉड 2, दे आर ऑल्सो रिपेलिंग ईच अदर। उनके बीच में they are going away from each other when we are bringing them close. Again I am repeating this word, bringing them close. We are not making them physically touch. Okay, and also if rod 1 is brought close to cat's fur, it is also, there is attraction between them. Rod 1 and cat's fur, there is attraction between rod 1 and cat's fur, but rod 1 and rod 2 are repelling each other in the same manner. Cat's fur and cat's fur, this one, they are also repelling each other. And there is case 3, if you bring that glass rod with plastic rod, what will happen, glass rod will attract plastic rod, glass rod will attract plastic rod, and plastic rod will repel silk strand. Okay, plastic rod will repel silk strand, and the same manner glass rod will repel cat's fur. देखो, I have denoted this cat's fur like this. Okay, this is cat fur and this is glass rod. Okay, so glass rod और cat fur में आपस में रिपल्शन हो रहा है, प्लास्टिक और सिल्क थ्रेड में आपस में रिपल्शन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यू विल सी कि जब भी हम बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। सो दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। देयर आर 2 kinds of electrification and other and we find that like charges repel and unlike charges attract each other. Like charges repel and unlike charges attract each other. Okay, so when a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. Now if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. They no longer attract each other. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप ग्लास रॉड को और सिल्क स्ट्रैंड को फिजिकली टच करा दो, तब अब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब कोई उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो फिजिकली टच करते हैं, जैसे ही वो फिजिकली टच करते हैं, द मोमेंट दे फिजिकली टच ईच अदर, what happens, the charges get nullified और the charges get neutralized। मतलब जो भी चार्ज रहता है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और इसकी वजह से कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. Okay, इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। See, also here I have mentioned that this is an important keyword. The important keyword is a brought close together. I had repeated this word again and again. Okay,
ब्रॉड क्लोज टुगेदर, क्लोज ला रहा है, पास में ला रहा है। अगर जब पास में ला रहा है तो रिपल्शन या अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इफ देयर इज सम फ्यू सेंटीमीटर्स गैप इन बिटवीन देम, देन वी आर सीइंग दैट देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन। बट द मोमेंट वी आर फिजिकली मेकिंग देम टच ईच अदर, देन द चार्जेस आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। ऑलराइट, A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. अगर कोई बोले कि किसी बॉडी पे कैसा चार्ज है उसको कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास एक सिंपल सा apparatus है जिसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक ग्लास का विंडो होता है और उसमें क्या होता है, एक मेटेलिक रॉड होता है और उस मेटेलिक रॉड के टॉप पे एक मेटल नॉब होता है एंड मेटेलिक रॉड के एंड पे यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड लीव्स होते हैं। एंड इफ एनी चार्ज बॉडी, दिस इज योर चार्ज बॉडी एंड इफ दिस चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन, इफ दिस इज मेड टू touch this metallic knob, so whatever the charge is on this body, it will get distributed over this surface, this metallic rod, and it will reach up to the gold leaves. यहाँ पे पहुँच जाएंगे, गोल्ड लीव्स पहुँच जाएंगे। और अगर ये सेम काइंड के चार्जेस यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे मेटेलिक रॉड से गोल्ड लीव्स तक, तो क्या होगा कि जो गोल्ड लीव्स हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, और जितना रिपेल करेंगे वो ही उतना ही दूर जाएंगे। जितना ज़्यादा चार्ज आएगा उतना ज़्यादा ये आपस में डाइवर्ज होंगे। तो ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है उसके बेसिस पे हम किसी बॉडी पे अमाउंट ऑफ चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, नाउ जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मैंने उसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हुआ है, और जो भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, दस द इलेक्ट्रिक force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. It is therefore essential that we learn more about such a force. यहाँ पे कुछ नहीं, इस स्टेटमेंट में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इन आवर डेली लाइफ जो भी फोर्सेस हम फील कर रहे हैं, जो भी सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी आप डेली लाइफ में इधर फील कर रहे हो, तो ये भी जो फोर्सेस है ना, वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स का एक सबसेट बन जाते हैं। जो भी ये अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एक बड़ा सा सेट है, तो जो भी डेली लाइफ में आप फोर्सेस फील करते हो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इंडल्ज्ड है, मतलब सम्मिलित है, उसमें मिला हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक वाइडली स्प्रेड है। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेजिव मीन्स स्प्रेड वाइडली, मतलब आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारे मोमेंट्स में, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इवेंट्स में आपको ये इलेक्ट्रिक फोर्स अपना रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। एंड इट इनकम्पासेस मीन्स इंक्लूड, इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विथ आवर लाइफ, जो मैंने आपको बताया। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स। तो अगर ऐसा कोई फोर्स है जो हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, जिससे कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर लाइफ। Now the next statement is, to electrify a neutral body we need to add or remove one kind of charge. When we say that a body is charged, we always prefer to this excess charge और deficit of charge। मतलब ये कर रहा है कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हम क्या होता है कि या तो उस बॉडी से, उस बॉडी के जो उस बॉडी में चार्ज की कमी होती है, या फिर उस बॉडी में चार्ज की एक्सेस होता है, चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ओके, आइदर एक्सेस ऑफ चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज। Okay, so in solids, some of the electrons being less tightly bound in the atom are the charges which are transferred from one body to the other. A body can thus be charged positively by losing some of its electrons. जैसे ये सॉलिड है, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, सॉलिड है, तो इस सॉलिड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव करने के लिए रेडी होंगे। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है तो इस सॉलिड से ओवरऑल कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो ये बॉडी जो है, सॉलिड बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे डेफिसिट ऑफ चार्ज हो गया, ऑलराइट। और अगर यहीं कोई दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ चार्ज, ऑलराइट। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया है। इस बॉडी को
इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं और इस सॉलिड बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स ने छोड़ा। तो जब सॉलिड बॉडी को में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो सॉलिड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जब ये जो सेकंड बॉडी है, दिस इज़ द सेकंड बॉडी, और इस पर जब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क। तो अब हम यहाँ पे अब पहले आ जाते हैं कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो क्या हुआ कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क थ्रेड में चले गए, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, एंड सिल्क थ्रेड गॉट निगेटिवली चार्ज। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो भी किया हुआ है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस इमेज। ओके, एंड सेकंड केस में देखो, प्लास्टिक रॉड को जब रब किया था कैट्स फर की वजह से, तो प्लास्टिक रॉड्स पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। ओके, एंड कैट्स फर से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, प्लास्टिक रॉड में चले गए थे। तो प्लास्टिक रॉड क्या है, निगेटिवली चार्ज हो गया, और कैट्स फर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर कैट्स फर पॉजिटिवली चार्ज है तो आपस में रिपल्शन देंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को लूज कर रहा है या फिर चार्ज को गेन कर रहा है। ओके, एंड द सेम थिंग नाउ, ग्लास रॉड वाज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लास्टिक रॉड वाज नेगेटिवली चार्ज। तो इसलिए ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में अट्रैक्शन हो रहा है। प्लास्टिक और सिल्क में दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए प्लास्टिक और सिल्क में रिपल्शन हो रहा है। उसी तरीके से ग्लास रॉड और कैट्स फर आपस में रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो अभी तक जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, जो मैंने ये फिगर बनाया था, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ओके, एंड पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? पोलैरिटी ऑफ चार्ज मतलब हम बता पा रहे हैं कि कोई चार्ज नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ टर्म दैट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स किसी पे नेगेटिव चार्ज है या किसी पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मैंने जैसे बोला था कि अभी हम स्टार्टिंग में बोला था कि वी विल ऑल्सो गेट टू नो दैट सम बेसिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट? कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ओके, those which allow electricity to pass through them easily are called conductors। easily मतलब आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंडक्टर बोल देंगे। they have electric charges electrons that are comparatively free to move inside the material। comparatively, ये comparatively का मतलब क्या हुआ सर? ये कंपैरेटिवली का मतलब क्या हुआ? कंपैरेटिवली का मतलब जैसे ये अगर कोई सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन इस बॉडी में और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो आपस में टाइटली बाउंड हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टाइटली बाउंड हैं, दीज आर बाउंड, ओके, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े फ्री हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली फ्री हैं, तो जो कंपैरेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट हो सकता है और उसकी वजह से उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर सकती है। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स like glass, porcelain, plastic, nylon would offer high resistance to the passage of electricity through them। तो जैसे आप अपने लाइफ में देखोगे, ग्लास हो गया, पोर्सिलिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, वुड हो गया, दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इसीलिए जैसे कभी कभी होता है ना कि चप्पल पहन के स्विच ऑन करो, घर में बोलते हैं तो बिजली नहीं लगेगी, क्योंकि चप्पल जो आपका स्लीपर है वो एक तरीके से इट इज़ एन इंसुलेटर, सो इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू your feet to the ground, to the 2 feet to the ground। okay, when some charge is transferred to a conductor it readily gets distributed over the entire surface of the conductor। see, ये मेरा एक कंडक्टर है और इसको मैं किसी दूसरे बॉडी के हेल्प से मैं इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बॉडी से जो भी चार्जेस निकल के इस पे कंडक्टर पे आएंगे तो इस कंडक्टर के ऑल ओवर द सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके पूरे सरफेस पे ये चार्जेस क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है? इंसुलेटर के केस में अगर मैं कोई चार्ज बॉडी को यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा तो इंसुलेटर के केस में ये चार्जेस वहीं स्टे कर जाते हैं, दे डू नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया। यहाँ पे ये जो इसका जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे चार्जेस यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, दे विल नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस। और यही है, इससे आप थोड़ा समझ पा रहे हो कि जैसे ही आप स्विच अगर आप टच करते हो, कोई खुली तार है, इफ सम वायर्स आर ओपन एंड यू ट्राई एंड
एक्सीडेंटली यू टच देम, तो कभी कभी आपको करंट लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, उससे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, जो भी चार्जेस निकल के आ रहे हैं, आपकी वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अर्थ में चले जाते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर फ्लो बन जाता है करंट का। ऑलराइट, लेकिन इंसुलेटर के केस में जब आप चप्पल पहन लेते हो तो वहीं जाके वो चप्पल पे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो मतलब आपके फीट और जो चप्पल का अपर सरफेस है, दे बोथ आर टचिंग ईच अदर, और जो आपके फीट से वो चार्जेस जा तो रहे होंगे स्लीपर पे, बट वो स्लीपर के अपर सरफेस पे वहीं पे एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। दे आर नॉट ट्रांसफरिंग थ्रू देयर इंटायर बॉडी, एंड दैट इज वाई यू डोंट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड। ऑलराइट, आपको झटका नहीं लगता है, दैट व्हाट आई मीन। ऑलराइट, नाउ this property of the materials tells you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon does not. तो ये बोल रहा है कि this property of the materials tells you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair. जैसे आप अपने सूखे बालों में जब आप कभी कंघी करते हो तो आपकी जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाती है, और इसको आप कैसे देख पाओगे कि ऐसे आप कागज़ के कुछ टुकड़े जो है फाड़ दो, और कॉम को पहले आप अपने ड्राई हेयर में करो, तो आप जब कागज़ के टुकड़ों को पास ले जाओगे तो वो कागज़ के टुकड़े आपके कॉम में चिपक जाते हैं। ओके, दे स्टिक टू द प्लास्टिक कॉम, राइट। लेकिन अगर वही आप अगर स्पून बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट, द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहा है कि जैसे ही अगर आपके फिंगर टिप्स पे अगर कुछ चार्जेस हैं रबिंग की वजह से, ओके, रबिंग की वजह से कुछ चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप कुछ रबिंग करोगे तो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से आपके फिंगर टिप्स क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो अगर आप फिंगर टिप से आप मेटल स्पून को टच करो और आप नंगे पैर हो कहीं फर्श पे, तो आपको करंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा चार्जेस है नहीं कि आपको झटका दे दे अचानक से। लेकिन जैसा कि आप प्लास्टिक कॉम में आप देख पा रहे हो कि वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है, लेकिन आप मेटल स्पून को समझ नहीं पा रहे हो कि इलेक्ट्रीफाई हुआ या नहीं हुआ है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उस मेटेलिक स्पून से सीधा जो पूरा चार्ज है आपकी बॉडी के थ्रू होता है वो पूरा अर्थ में चला जा रहा है। बट अगर उसी स्पून में, मेटेलिक स्पून का अगर कोई प्लास्टिक हैंडल हो या फिर वुडन हैंडल हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वुडन पोर्शन पे, उस प्लास्टिक पोर्शन पे वहाँ पे चार्जेस आपको दिखेंगे। ओके, आप कैसे पता कर पाओगे, आप बस ये क्या करो, आप अगर आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो, आपके पास कोई स्पून होगा आपके घर में और उस स्पून में अगर प्लास्टिक हैंडल दिया हुआ है तो आप उसको रब करो। पहले आप उसको किसी मतलब चादर पे, बेडशीट पे आप रब करो, और फिर उसके बाद कुछ कागज़ के टुकड़ों को आप उसके पास ले जाओगे तो आप देखोगे कि कागज़ के टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे। ओके, लेकिन अगर वही कोई मेटेलिक स्पून है, इफ देयर इज सम मेटेलिक स्पून विच डज नॉट हैव एनी प्लास्टिक और वुडन हैंडल, तो आप क्या करोगे, आप अपने फिंगर टिप्स को रगड़ो और आप स्पून को टच करो, देखना कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, सो ये हो गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एक थोड़ा सा बेसिक सा फंडा। ओके, अब आते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया हुआ है, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, और इन चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस आर है। अगर ये आर डिस्टेंस चार्ज बॉडीज के साइज से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओके, मान लो चार्ज बॉडीज़ का यहाँ पे जो रेडियस है, क्योंकि मैंने स्फेरिकल दिखाया, तो मान लो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का है। कितना है, 5 मीटर का। तो मैं इन दोनों चार्ज बॉडीज़ को मैं एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करूँगा। ओके, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ना calculation के टाइम we are not concerned with the size of the body because it will complicate the calculations a little bit। इससे क्या होगा कि calculations में थोड़ा हमें bodies की size को भी consider करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने उनको point charge consider कर लिया तो मतलब basically आप उनको देखोगे तो ऐसा लग रहा है point की तरह दिखेंगे। ओके, तो point का कोई तो size होता नहीं है, so we can neglect the size of these point charges and we can do the calculations easily। Okay, all the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space। मतलब हमें ऐसा, जैसे अगर ये बॉडी थोड़ी बड़ी बॉडी है, लेकिन एक्चुअली में अगर इसको मैं पॉइंट चार्ज कंसिडर करूंगा तो इस बॉडी को मैं ऐसे क्या, एक पॉइंट की तरफ शो करूंगा, और इस पे जितना भी चार्ज है, इस बॉडी पे जितना भी चार्ज है, वो मैं क्या उसको कंसिडर करूंगा कि इसी पॉइंट पे पूरा कंसंट्रेट हो गया। ऑलराइट, ओके, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। नाउ if a system contains 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2। That is, charges add up like real numbers or they are scalars like the mass of a body।
जैसे बॉडी का कोई मास होता है तो आप दो बॉडीज़ के अगर टोटल मास को आप फाइंड करना चाहो तो आप इंडिविजुअल बॉडीज़ के मास को आप ऐड कर देते हो। उसी तरीके से इट इज़ सेइंग दैट द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द individual charges can be added up. Okay, if a system containing n charges q1 q2 q3 and up to n, then the total charge of the system is q1 plus q2 plus q3 plus dot 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 plus q1. Okay, all right. Charge has magnitude but no direction, and also mass has magnitude but no direction. लेकिन मास और चार्ज में एक डिफरेंस ये है कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलराइट, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमने पहले ही स्टैब्लिश कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट, ऑलराइट। सो नाउ द सेकेंड सेक्शन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब ऐसा क्या है? नाउ व्हेन वी रब टू बॉडीज, व्हाट वन बॉडी गेन्स इन द चार्ज द अदर बॉडी लूजेस। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ गया था, राइट, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ गया था और वूल स्ट्रैंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। क्या हो गया था? वूल स्ट्रैंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो मतलब एक बॉडी चार्ज लूज कर रही है और दूसरी बॉडी चार्ज गेन कर रही है। सो within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interactions among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है, मान लो आपका घर है, मैंने आपकी उस घर को मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया। अब उस घर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स चार्ज हैं, ओके, उन पर कुछ ना कुछ चार्ज है। तो दिस स्टेटमेंट मीन्स कि the charges may get distributed among themselves. Okay, the charged bodies can distribute the charges among themselves. लेकिन मतलब क्या हुआ कि वो जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके घर में हैं उन पे चार्ज है, तो वो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है, एक बॉडी पे ज़्यादा जा सकता है, दूसरे बॉडी में कम हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल चार्ज का काउंट है ना, वो अगर आप कोई बाहर बंदा खड़ा होकर देखेगा तो उसको ये लगेगा कि टोटल चार्ज तो भैया सेम ही है, टाइम के साथ टोटल चार्ज सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में Q1 था तो एंड में भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 ही रहेगा। ओके, इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम का जो भी अगर इस पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है और टोटल चार्ज क्या हो गया Q टोटल, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर टाइम के साथ Q1 में कुछ चेंज आ रहा है, Q2 में कुछ चेंज आ रहा है, Q3 में कुछ चेंज आ रहा है, तो एंड में भी चार्जेस सेम ही होंगे। Q टोटल विल बी ऑलवेज सेम, Q टोटल इज सेम। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चार्ज का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो व्हेन यू रेड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट डिड यू से? यू सेड दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन द सेम सेंस दैट वी कैन से दैट द चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, उनका कंजर्वेशन हो रहा है। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, it is not possible to create or destroy a net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particles may be created or destroyed. कहने का मतलब यह है कि चार्जेस को तो हम सेम ही रखेंगे, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, बट ये जो चार्जेस जिन बॉडीज पे हैं वो बॉडीज क्या हो सकती हैं? वो बॉडीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अभी कैसे है? जैसे sometimes nature creates charged particles, a neutron turns into a proton and an electron. न्यूट्रॉन पे पहले जो चार्ज था वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों को सम कर देंगे तो न्यूट्रॉन के चार्ज के बराबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो आपका जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल है जिसको हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, द चार्ज कैरिंग पार्टिकल न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन चार्ज सेम का सेम ही है इस पूरे प्रोसेस में। ऑलराइट, सो ये हो गया चार्ज इज कंजर्व्ड। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी क्या है? एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई, दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई ई। तो मतलब अगर कोई एक चार्ज है जो स्टैंडर्ड चार्ज मैं उसको बोलूँगा, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ई से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ई से। एंड अगर किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस n है तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स एन ई, Q इक्वल्स n इंटू ई। ओके, where n is any integer positive or negative, this basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries,
By convention, the charge on electron is taken to be negative. Therefore, charge on an electron is written as minus E. Charge on an electron is written as minus E, and charge on a proton is written as plus E. Okay, तो हमारा E यहाँ पे basic unit of charge है. The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. यहाँ क्या बोल रहा है? The fact that इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे है आप उसको ई के टर्म्स में ई के इंटीग्रल मल्टीपल में आप उसको डिफाइन कर सकते हो. इसीलिए आप उसको क्या बोलो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मतलब एक तरीके से आपने उस चार्ज टोटल चार्ज उस बॉडी में जो टोटल चार्ज है उसको आपने क्वांटिटी दे दी. क्या दी थी? क्वांटिटी दे दी. इसलिए इसको क्या बोल रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. In the international system of SI units, a unit of charge is called a coulomb and is denoted by the symbol C, capital C. Okay, the unit of the electric current which you are going to learn in a subsequent chapter. आप next chapter में पढ़ोगे. In terms of definitions, आप क्या कह सकते हो कि 1 coulomb क्या है? 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. Okay, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक वायर है और इस इलेक्ट्रिक वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड में, तो जो भी इस 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जो भी चार्ज इस वायर पे होगा उसको उसका क्वांटाइजेशन क्या होगा? 1 कूलॉम्ब का. 1 कूलॉम्ब क्या होगा? 1 कूलॉम्ब. एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स वी फाउंड दैट द चार्ज E, the basic unit of charge, it is having magnitude 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलॉम्ब. ओके, तो E is equal to 1.602192 into 10 to the power minus 19 कूलॉम्ब. तो 1 कूलॉम्ब कितना हो जाएगा? 1/1.602192 into 10 to the power minus 19. जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 1 कूलॉम्ब आ रहा है. क्या आ रहा है? 1 कूलॉम्ब. And this 1 coulomb is a very big unit of charge. Okay, so in electrostatics you will basically encounter charge of order 1 microcoulomb or 1 millicoulomb. Okay, 1 microcoulomb or 1 millicoulomb. All right, 1 microcoulomb equal to 10 to the power minus 6 coulomb, 1 millicoulomb which is equal to 10 to the power minus 3 coulomb. All right. Now, if the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. मतलब ये कह रहा है किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही आपके बेसिक चार्जेस हैं तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर में आप डिफाइन कर सकते हो. राइट, तो जैसे अगर क्या हो गया कि N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स, then n total is equal to n2 minus n1 into E. Sorry, not n total, basically q total charge, q total वो कितना हो जाएगा? n2 minus n1 into E. यहाँ पे n1 पे E माइनस क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है. वो क्या है? निगेटिवली चार्ज है. ऑलराइट, जैसे होता है ना कि प्लस जो आप मतलब मैथ्स में पढ़ते हो -2 + 6, तो 6 - 2 बेसिकली क्या 4 आता है. तो वही इसी तरीके से हम ये एक क्वांटाइजेशन कर रहे हैं. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट. ओके, बेसिक मैथमेटिक्स है. Thus, the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E. मतलब ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज डिक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप उस बॉडी को उसके चार्ज को चेंज कर सकते हो. ओके, द स्टेप साइज E, however, very small because at the macroscopic level we deal with the charges of few microcoulombs. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. In this respect, the grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous. ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? जैसे इफ़ दिस इज़ अ लार्ज बॉडी, ओके, इफ़ दिस इज़ अ लार्ज बॉडी और इस किसी वजह से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम इस लार्ज बॉडी से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी बॉडी में, सिल्क क्लॉथ में.
ओके। तो फिर क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस नॉट विजिबल, तो आप इट इज़ ऑब्वियस कि वी आर नॉट एबल टू सी द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यू आर नॉट एबल टू सी, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू आर नॉट एबल टू इवन क्वान्टिफाई कि या एट दिस मोमेंट यहाँ पे इतने चार्ज, इस पॉइंट से इतने चार्ज यहाँ पे निकले हैं। जैसे अगर कोई बोल दे कि इस टाइम पे यहाँ से बताओ इस पॉइंट से कितने चार्ज निकले, यू विल नॉट बी एबल टू टेल दैट। ओके, एंड नाउ इन दिस रिस्पेक्ट द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? ग्रेनी नेचर मतलब पहले आप देखो सैंड ग्रेन्स, आपने बालू के कण देखे होंगे, ऐसे दिखते हैं। ओके, तो ग्रेनी नेचर, अगर मैं इन्हीं सैंड ग्रेन्स को, इनको इतना पास में रख दूँ जैसे कि ये सिल्क थ्रेड दिखने लगे, ओके, तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस सिल्क थ्रेड। ओके, आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप आप डिफाइन नहीं कर पाओगे अगर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ चार्जेस इज वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। ओके, इसको और अच्छे से समझना है तो आप जानते हो कि आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि लाइन क्या है, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो उन सबको अगर मिला दो तो लाइन बन जाता है। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हमारे पास कोई एक ऐसा अपैरेटस मिल जाए कि मैं सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को देख लूँ, तो आपको यही लगेगा कि कुछ सारे पॉइंट्स के बीच में कुछ गैप है, तो मतलब लाइन तो कॉन्टिन्यूअस हुई नहीं। लेकिन अगर आप जब इसको बाहर से देखते हो, व्हेन यू लुक इट फ्रॉम आउटसाइड, it looks like continuous because the number is so big, you don't bother about the distance, the gap between those points. all right, so यही सेम मैनर क्या बोल रहा है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे we are not considered with the step size of charges. okay, we are not considered with the step size of charges, but at the microscopic level where charges are in number of few tens or hundreds, जैसे मतलब आप ये चार्जेस को ऐसे हाथों से काउंट कर सकते हो। ओके, इन द डिस्क्रीट लम्स, डिस्क्रीट मीन्स इंडिविजुअली सेपरेट, डिस्क्रीट मीन्स यहाँ पे जो चार्जेस है वो आपस से सेपरेटेड है। ऑलराइट, यही तो आप पढ़ने जा रहे हो, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में आप यही पढ़ोगे कि 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं। सो दीज डिस्क्रीट लम्स, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर नंबर्स टेंस और हंड्रेड्स में होते हैं, सो वी आर कंसिडर्ड विथ द क्वांटाइजेशन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो what we can say that at the microscopic level where the charges involved are order of few tens or hundreds, they can be counted, they appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते, बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल you will not be able to identify the number of charges। तो ये आपको बस लगेगा कि एक कॉन्टिन्यूसली चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में निकल रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू काउंट। तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, वी कैन काउंट बट वी विल वेस्ट आवर मनी, वी विल वेस्ट आवर एनर्जी एंड वी विल वेस्ट आवर टाइम। सो एट द व्हाट डिड वी लर्न, वी लर्न दैट at macroscopic level quantization of charge is not practical, and at microscopic level we cannot ignore the quantization of charge। okay, सो अप टू द सेक्शन 1.4.3 इतना मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, बिकॉज आई टुक सो मच टाइम इन हाईलाइटिंग दीज स्टेटमेंट्स, और इसमें कौन से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है उसको हाईलाइट करने के बाद ही मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये सिंपल फिगर्स में सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को दोबारा 1.5x पे देखो। ओके, यू वॉच इट एट 1.5x, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा एंड यू विल सेव मच टाइम एंड यू कैन ऑल्सो रीड सम अदर थिंग्स। एंड वन मोर सजेशन, you should also read this chapter by yourself। okay, read the chapters, read the lines of the NCERT, don't ignore it। okay, that is what I told you in the first video, in the introductory video, don't ignore the statements of NCERT, it is very important। like जो कीवर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया था, brought close to each other। okay, अगर यही स्टेटमेंट में किसी क्वेश्चन में आ गया brought close to each other और physically in contact, तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझोगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर दोगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, एंड दिस इज हाउ JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, दे प्ले विद द वर्ड्स। सो फाइंडिंग आउट द इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो यू शुड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, you should share it among other students
who don't have so much resources, okay, they can't rely on coaching classes, okay, so you should share this video to them, उससे इनको फ़ायदा होगा. and I used English and Hindi so that बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच सके, ओके. तो अभी इस वीडियो में इतना ही. विल मीट अगेन इन द अनदर वीडियो एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल मेक द वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. सो अंटिल देन अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और स्टे क्यूरियस. ऑलराइट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय.